दुनिया में जंग छिड़े, तेल के जो है जहाज रुक जाएं और कच्चे तेल की सप्लाई अचानक ठप पड़ जाए, तो ऐसे हालात में क्या भारत के पास इतना तेल है कि देश की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और अर्थव्यवस्था चलती रहे? इसका जवाब है सिर्फ 76 दिन। असल में हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़े तनाव के बीच पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भारत को चेताया है कि आने वाले समय में एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा राजन को सबसे बड़ी चिंता किस बात की है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, रघुराम राजन की वार्निंग फिर से आ गई है और इस बार उन्होंने कुछ खास चीज़ें बताई हैं। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, जिसकी हम लोग सबसे पहले जो है, जब कई दिन पहले हम लोग जब मनी सेंट्रल किए थे, उस समय हम लोगों ने बात बताई थी कि मात्र आपके पास अगर 70-80 दिन का तेल है तो क्यों नहीं आप जो है अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाते हैं। देश की जो है आबादी बहुत अधिक है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसी कुछ बात वो कह रहे हैं या कोई और चिंता की बात? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रघुराम राजन इसी पूरा जो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब, ये तो लड़ाई एक आ गई आपके सामने और स्थितियां खराब हुई, लेकिन अगर आप पिछले 2-3-4 साल से देखेंगे, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या बाद में लाल सागर में पैदा हुई स्थितियां हो या इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना हो और एक नई लड़ाई मिडल ईस्ट में छिड़ना हो, भारत को उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों से आगे के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खत्म हो गई। अब दुनिया एक नए दौर में एंट्री कर रही है, जहाँ पर ट्रेड वॉर, जहाँ पर ऑयल सप्लाई को लेकर क्राइसिस, जहाँ जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये तमाम चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले वक्त में ये बार बार सामने आ सकती हैं। अब इसका उपाय क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं, जी। पुख्ता करना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर एक पहला जो सरकार का स्टेप हो सकता है इस दिशा में, वो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो है आप अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है उसको बड़े पैमाने पर इंक्रीज करें जी। और इसको चीन के लेवल तक लेकर जाएं, जैसे चीन ने खड़ा किया है अपने यहाँ। और आप देखेंगे कि चीन में इस तरह की कोई क्राइसिस की बातें हमने नहीं सुनी जैसे जब मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई शुरू हुई विशाल। चलिए, तो अब भारत की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात की जा रही है, तो इस पर भी एक छोटा सा जो है हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। सर, भारत की जो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ ये जान लेते हैं। वर्तमान में सर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा मैंगलुरु कर्नाटक में, तीसरा पादुर कर्नाटका में और दूसरे चरण में यानी जो फेज़ 2 ऑफ जो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, उस पर कहाँ कहाँ काम चल रहा है सर, ये भी जानकारी दे देते हैं हम अपने व्यूअर्स को। चांदी खोल उड़ीसा में सर, और पादुर में जो है विस्तार किया जा रहा है कर्नाटक में। तो अब जहाँ आपसे चर्चा करेंगे कि भारत के पास अगर कितना अगर राजनीतिक तेल भंडार है, तो वो है सर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन MMT। यानी अगर इसको अगर कन्वर्ट किया जाए सर, तो ये 70 से 80 दिन की हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पर है। लेकिन चीन से जो आपने बात कही सर, तो उस लेवल की चीज़ों को डेवलप करने में क्या बहुत समय लगेगा या हम लोग बहुत पीछे हैं सर? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, जब नई सरकार आई थी 2014 में नरेंद्र मोदी की, तब से ही इस बात को लेकर डिस्कशन था कि भारत को अपने ऑयल रिजर्व बढ़ाने हैं, उसके लिए नए जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो क्रिएट करने। सरकार ने उस दिशा में काम भी किया, अलग अलग जगहों पर ऑयल रिजर्व को क्रिएट करने का भी काम किया, लेकिन इसमें लार्ज स्केल पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और जैसा रघुराम राजन साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप संकट के वक्त पर एक्शन न लें, जागे ना लेट से। हाँ, आप पहले से इसकी तैयारी करें। आप संकट की तैयारी दरअसल पहले से करें, यानी जो काम अब सरकार वॉर फुटिंग पे मान लीजिए करती हुई दिखाई देगी, तमाम तरह की चीज़ें सरकार कर रही कि साहब एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएं या दूसरे उपाय किए जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, इन कामों को आपको दरअसल संकट के पहले करना है, ताकि जब संकट आए तब आप उसके लिए तैयार हो, ना कि संकट आ गया अब हम क्या करें, फिर जिस तरह की अफरा तफरी की स्थिति बनती है, वहाँ पर सरकार के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। जी, इसके अलावा सर इन्होंने कहा कि जो इंपोर्ट के जो स्रोत हैं उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। सर, आपसे कई बार हम लोगों ने मनी सेंटर में सुना था कि अंगोला से भी शायद हम लोग तेल लाते हुए दिखे, तो बड़े ये भी पैमाने पर अंगोला से तेल लेना शुरू किया सरकार ने, वेनेजुएला से तेल लेना शुरू किया, और जो अंतरिम जो राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की, डेल्सी रोड्रिगेज, वो भी भारत पर आई और माना जाता है कि वेनेजुएला से अच्छे खासे पैमाने पर भारत तेल खरीदारी शुरू भी कर रहा है। रशिया हो गया। तो तमाम जो नए जो आयाम है। हाँ, तमाम जो नए ठिकाने हैं,
आपको उनको तलाशना होगा कि साहब ऐसा ना रहे कि हमारे पास मान लीजिए मिडिल ईस्ट में दोबारा क्राइसिस शुरू होती है और हम एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड हो गए और पता चला कि फिर आपके लिए इसी तरह की दिक्कतें आई जहां सरकार को पाबंदी लगानी पड़ी बिल्कुल हाल में कि साहब कोई भी कमर्शियल जो यूजर है वो 200 लीटर तेल से ज़्यादा एक बार में नहीं ले सकता डीजल। तो इस तरह के चीज़ों के लिए आपको न सिर्फ अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा बल्कि अपने एक्सपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि संकट अगर आए तो आप किसी एक रूट या एक चुनिंदा देशों के समूह तक आपके एक्सपोर्ट सीमित ना रहें। लेकिन सर इसमें भी एक इकोनॉमिकल पेच है, मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा जाता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है जो तेल मान लीजिए 30 दिन में आ जाता है, तो अंगोला से या अमेरिका से या दूसरे जगहों से वो चीज़ आने में जो है 80 दिन से लेकर 90 दिन का समय लग जाता है, फिर वो खर्च भी बढ़ता है। तो ये वाला पेच कैसे हम लोग सुलझाएंगे? हाँ, ये एक पेच है और ये पेच एक रहेगा विशाल, क्योंकि दुनिया के तो सब बर्डन देश करना ऐसा तो सहना है, होगा। दुनिया के सारे देश ऐसा तो है नहीं कि हमारे समीप है, भारत के पास हैं और जहाँ पर आप ले लें। अब जाहिर तौर पर आप देखिए वेनेजुएला कितनी दूर है, या लैटिन अमेरिका के बाकी कंट्री जहाँ पर ऑयल रिजर्व हैं। तो सबसे पास तो भारत के लिए दरअसल मिडिल ईस्ट का ही रास्ता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही पड़ता है, जहाँ से आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी कम बैठती है और बाकी चीज़ें। लेकिन फिर रशिया भी है, अंगोला भी उतना दूर नहीं पड़ता भारत के लिए उस लिहाज से। तो तमाम जो आपको जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सरकार को वो इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन आपके पास चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। आपकी डिपेंडेंसी किसी एक ग्रुप पर इतनी ना हो कि आपके लिए फिर बाद में कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हो। विचार सर रघुराम राजन साहब ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर को लेकर भी चिंताएं हैं। वो कह रहे हैं कि जो है भारत अपनी अभी भी जो है महत्वपूर्ण एपीआईज को लेकर यानी एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर जो है चीन पर ओवर जो है डिपेंडेंट है। ये भी एक चिंता वाली बात है। कल के डेट में अगर मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? नहीं, तो वो चिंता केवल फार्मा सेक्टर की नहीं है बल्कि पूरी की पूरी चिंता आपकी जो प्रेशियस मिनरल्स हैं या प्रेशियस मेटल्स हैं उसको लेकर भी थी, जो सेमीकंडक्टर से लेकर तमाम जो दूसरे ऑटो कंपोनेंट तक में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको चिंता देखिए पिछले कुछ वक्त में जब चीन ने एक्सपोर्ट का बैन लगाया था इस तरह के मिनरल्स पर, तब भारत की ऑटो इंडस्ट्री में भी खलबली मची। यहाँ पर भी आपको अपने यहाँ माइनिंग से लेकर तमाम दूसरे जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर काम करना पड़ेगा सरकार को। और सप्लाई चेन की अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे तो सप्लाई चेन केवल और केवल जो मिनरल्स हैं उन तक नहीं बल्कि तमाम जो दूसरे चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इस सब चीज़ में आपको सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को भी एंश्योर करना होगा। अब चलिए इस कहानी में बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ रहा है, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है वॉर को लेकर? क्या जो है संधि जो है पीस ट्रीटी उस पर साइन हो गया? लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। 60 दिन की एक टाइमलाइन है जिसके भीतर इस डील को कंप्लीट करना, फिनिश करना है। बड़ा एक जो $300 बिलियन का जो ईरान के रिकंस्ट्रक्शन का भी की भी बात की गई है। तो तमाम उसके 14 पॉइंट का एक एजेंडा है जिस पर दोनों देश काम करेंगे। अगर इस बीच नहीं होती है तो आगे का फिर रास्ता होगा, जिसमें एक बड़ा अमेरिका की तरफ से कि साहब आप न्यूक्लियर ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं। पीस का टिकाऊ होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चूँकि लड़ाई रुक गई है, एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल गया है, तो अब पीस को लॉन्ग टर्म कैसे, जैसे कि इसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि ईरान पर जितने एक्सटेंसिव सैंक्शंस लगा रखे थे अमेरिका ने, अमेरिका उनको भी हटाएगा। तो क्या ईरान के पूरे दुनिया के साथ खुलने का रास्ता या दुनिया के साथ कारोबार करने का रास्ता भी खुलेगा? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इसके पहलू हैं जो आने वाले कुछ वक्त में और ज़्यादा स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगे विशाल।